सभी यहाँ पर उपस्थित ठीक है, अब ठीक है। सभी यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, पेपर मीडिया और यहाँ पर आए मेरे भाई बहनों, सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको पता है कि आदमपुर में बाई इलेक्शन हो रहा है और इस दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आ रहे हैं और आप सबसे बातचीत भी कर रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले 8 सालों में विकास किए हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे वो आदमपुर की बात हो, उसी प्रकार से आपको प्रेस नोट भी दिया गया है। फिर भी मैं आपको कई चीज़ें थोड़ी बहुत जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वो जल पूर्ति का योजनाओं का खर्च हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट में 157 करोड़ के आसपास लगभग का जो किया गया है, चाहे वो सिंचाई कार्यों की मरम्मत का काम हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, रेल पुल का खर्च हो, चाहे वो खेल के निर्माण का कार्य हो, चाहे वो अन्य विकास के कार्य हों। तो इसमें सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अलग तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर हलके के अंदर जो है वो कार्य किए हैं। आप अगर बात करें, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो नौजवानों की हो, महिलाओं की हो, बच्चों की हो, हर तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी अलग रूप में, जब मैं 2019 में पहली बार विधायक चुन के मंत्री बना तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हर हलके के लिए, विकास के लिए एक समान देखा जाएगा, एक तरीके से देखा जाएगा। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आखिरी पंक्ति तक व्यक्ति जो खड़ा होता है, उस पंक्ति तक उसकी सोच, उसके परिवार, उसकी आगे बढ़ने की जो योजनाएं होती हैं मन में, उस तक पहुंचती है और उसके ऊपर कार्य करती है। जिस प्रकार पिछले 8 सालों में, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कार्य कर रहे हैं। और बात करें अभी रिसेंटली सुशासन में हरियाणा जो है वो नंबर 1 आया है। मुझे अभी भी याद है 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन दिवस के रूप में ये मनाया था, जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे, और उसके बाद लगातार इसको मना रहे हैं, जिसके कारण से आप चाहे ट्रांसफ़र्स की बात हो, चाहे वो खर्चे की बात हो जिसमें हर हलके का विकास हो, और खेलों की बात करें तो खेलों के अंदर पिछले कई सालों से हम बहुत बेहतर करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार हम बेस्ट स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो हमें मिल रहा है। और चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे वो एशियन गेम्स हों, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम्स हों, चाहे वो हमारे हरियाणा की नर्सरीज़ हों, चाहे हमारे हरियाणा के अंदर कोचिज़ के लिए, खिलाड़ियों के लिए जॉब्स की बात हो, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी हो, चाहे वो ABCD ग्रुप के ग्रेडेशन की बात हो, चाहे वो जर्नल भर्ती में भी स्पोर्ट्स कोटे की ग्रेडेशन की बात हो, उसमें परसेंटेज की बात हो, हर तरफ से मुझे अभी भी याद है कि आप जैसे भाई ने मीडिया में कवर किया पंजाब के अंदर, और उस समय कांग्रेस सरकार थी वहाँ पर, तो वहाँ पर कवर किया, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि काश हम हरियाणा के होते और हमें भी मनोहर लाल जैसे CM मिलते और संदीप सिंह जैसे खेल मंत्री मिलते और हमें भी हमारे खिलाड़ियों तक योजनाएं होती। हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जो अनाउंसमेंट नहीं, पॉलिसी बनाता है खेल के अंदर, और वो पॉलिसी हर खिलाड़ी जो भी जीत कर आता है वहाँ तक पहुँचती है। और एक पहला प्रदेश है जो ओलंपिक्स में जाने से पहले भी, कॉमनवेल्थ जाने से पहले भी उनके खेल की तैयारियों के लिए पैसे देता है। अभी हमने रिसेंटली एक चीज़ नई शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर
जितने भी हमारे स्टेडियम्स होंगे, क्योंकि एक छोटी सी बात है मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत समय पहले खेल परिसर, खेल स्टेडियम्स इस प्रकार बांटे जाते थे कि तेरे हलके में दे देते हैं। उनको ये नहीं पता होता था कि कौन सी गेम किस स्टेडियम में खेली जाती है और कौन से खिलाड़ी वहाँ के हलके में हैं। हम नॉर्मली गाड़ी लेने जाते हैं बाज़ार में तो उससे सबसे पहले ये पूछते हैं कि तेल गाड़ी कितना खाती है 1 लीटर में, 1 किलोमीटर में कितना तेल लगता है, सर्विस में कितना खर्चा आता है, कितने की गाड़ी है, ये हम पूछते हैं। लेकिन ये कहाँ भूल जाते हैं कि जब हम सरकार और इस हरियाणा के विकास के लिए जब भी कोई खर्चा करें तो उसकी आउटपुट क्या निकल कर आएगी। इनपुट तो डाल रहे हैं, आउटपुट क्या निकल कर आएगी। तो अब हम मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग के दौरान किस एरिया में कौन सी गेम ज़्यादा खेली जाती है। और स्टेडियम और मैदान में बहुत फ़र्क होता है। स्टेडियम वो होते हैं जहां पर इंटरनेशनल या बड़े स्तर पर खेल करवाए जाते हैं, मैदान वो होते हैं जहां पर खिलाड़ियों को बनाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो हमने 1100 नर्सरी अप्रूवल की हैं, जिसमें से 850 के लगभग नर्सरियां दे चुके हैं। हिसार ज़िले में 40 नर्सरियां हैं। आप देख लीजिए कि 850 नर्सरियां पूरे हरियाणा के बंट चुकी हैं। और अभी रिसेंटली खेलो इंडिया हरियाणा में होस्ट हुआ है। हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल जीतकर हरियाणा में अव्वल आया है। उसके बाद अभी नेशनल गेम्स हुई, उसमें 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं हरियाणा ने। और हरियाणा के कई ऐसे खिलाड़ी जो सर्विसेज में जॉब करते हैं उन्होंने मेडल जीते, और जो सर्विसेज गोल्ड मेडल लेकर आया ओवरऑल, उसमें 70% से ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। ये देख सकते हैं कि खिलाड़ी कितना अच्छा काम कर रहे हैं हरियाणा के लिए। हमारे यहाँ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत जितने भी खिलाड़ी हैं वो खेलने के बाद, जीतने के बाद कोई ऐसे नहीं है कि 1 साल में एक ही बार उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जब वो खेल के आते हैं, जीत के आते हैं, वो अपनी ऑनलाइन अपना मेडल और उनके सर्टिफिकेट जमा कराकर उसकी अपॉइंटमेंट लेटर हम उनको जारी करते हैं, जिससे कि वो नौकरी पा सकें। और अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेडलिस्ट आए तो जब उनको कैश अवार्ड्स दिए गए तो उस दौरान उस फंक्शन में उनको नौकरी के लेटर भी दिए गए। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक नई चीज़ हमने शुरुआत की है हमारे देश में, जैसे अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड है, वैसे ही हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड होता है भीम अवार्ड। उस दौरान भी भीम अवार्ड जिन खिलाड़ियों को मिलता है उनके गेम्स के पॉइंट डालकर उसमें पब्लिश करते हैं कि अगर किसी को कोई आपदा है तो वो अवार्ड के अगेंस्ट कर सकता है, जिससे कि अगर किसी ने मिस या किसी गलत रूप में कोई सर्टिफिकेट दिया है तो उसके ऊपर वो चैलेंज कर सकता है। और इस प्रकार हमारी पारदर्शिता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन दिवस के ऊपर रखी थी उसी तरीके से आगे कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर 2009 से जितने भी कैश अवार्ड किसी भी खिलाड़ियों के रुके हुए थे वो सारे हमने ओपन किए हैं। तो ऐसी चीज़ें हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। और आज यहाँ पर आदमपुर के अंदर हमारे भव्य बिश्नोई जी जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी और जीजेपी के, इनको सपोर्ट में हम लोग आए हैं। और मैं आपके माध्यम से आदमपुर की जनता को ये कहना चाहूँगा कि हमेशा सरकार के साथ, सरकार के भागीदारी में हिस्सा देना चाहिए। और काम भी सरकार कर रही है, लोगों तक आखिरी पंक्ति तक जो है सुविधाएं दे रही है, योजनाएं दे रही है। पहले समय होता था जूतियां घिस जाती थी ट्रांसफ़र के नोट को भागते समय, लेकिन अब सारी पारदर्शिता के साथ चल रहे हैं। और कई कैंडिडेट तो ऐसे भी हैं जो अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर जाकर लड़ रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं इस चुनाव में। तो आदमपुर की जनता को, आदमपुर के लोगों को, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, माताएं, बहनों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपने 8 साल से विकास देख चुका है। अगर आपके यहाँ विकास हुआ है उसी प्रकार आपका खुद का विधायक सरकार के अंदर बनता है और बनाकर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सरकार इस एरिया में और ज़्यादा सुविधा दे। मंत्री जी, आपने बात की सुशासन की और विकास की।
अगर आज आप हल्के में जाएंगे तो हल्के का गांव है कोहली, उसके अंदर खेल स्टेडियम और व्यायामशाला है जिसमें आज भी 5-5 फुट पानी भरा है। तो क्या शासन के द्वारा ये देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपने खेल स्टेडियम और उसकी बात की है, मैंने अभी एक बहुत बड़ी बात की है ऐप की। और पहले स्टेडियम जो बने हुए थे, मैं ये कह सकता हूँ कि सिर्फ वोट लेने के चक्कर में जब बनते थे, हमने उन चीज़ों को मुरम्मत भी करनी है, मुरम्मत के पैसे भी रखे गए हैं और उसको सुचारू रूप में चलाना भी है। ये सिर्फ इसी कारण से मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले इसी प्रकार चलता रहा था कि स्टेडियम बना दो, खिलाड़ी है नहीं, खिलाड़ी आते रहते हैं, खिलाड़ी बनते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं किस गांव में किस गेम को खेला जाता है और किस गांव में किस खेल के खिलाड़ी होते हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। समान रूप से हुआ है। अगर आप आदमपुर में अभी आप जाओगे प्रचार के लिए तो बड़े बड़े गड्ढे आपका स्वागत करेंगे वहाँ पर। देखिए, ऐसा है, हर जगह पर आप पूरे हरियाणा में घूम लीजिए, अभी पीछे बारिश के मौसम में कई जगह पर हुआ है। और जो नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ सड़कों की, वो नंबर्स के हिसाब से आपको पूरी डिटेल दी जाएगी किस किस सड़कों पर काम हुआ है। जो पेंडिंग भी है वो भी काम होंगे, क्योंकि अभी हर हलके में तकरीबन 25 करोड़ के आसपास हर हलके में माननीय मुख्यमंत्री जी जो पेंडिंग है वो काम भी कर रहे हैं। एक एक कर साथी ने सवाल पूछा था उसको ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत पुराने किसी के पास नहीं है, जिस व्यायामशाला का इन्होंने जिक्र किया 2018 में बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट से उसका उद्घाटन किया है। ग्राउंड लेवल से 5 फीट नीचा है। समझ नहीं आता कि व्यायामशाला बनाई गई थी किस जमीन पर, हो सकता है कि पत्थर गलत लग गया हो। क्या इस तरीके की जो गलतियां हैं पूर्व की सरकारों, देखिए ये सारी जितने भी पूर्व की सरकारों पर आप थोपेंगी या फिर वास्तव में किसी अधिकारी की गलती रही है उसको इंक्वायरी मार्क करने का काम आप करेंगे? डेफिनेटली, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसको इंक्वायरी भी करवाएंगे और उसकी पारदर्शिता के साथ जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये बाद में देखें। संदीप जी, एक सवाल है, आपने कहा कि 40 नर्सरियां यहाँ दी हैं, तो आदमपुर में एक तो कितनी नर्सरी? 5 नर्सरियां हैं। 5 नर्सरियां। आपने कहा कि 8 साल में 4 करोड़ के यहाँ पे काम की स्पोर्ट्स कोटे की जो बात है, तो इसमें आप बता पाएंगे कि ये पैसा डिटेल आपको मिल जाएगी स्टेडियम पर स्टेडियम की, कौन कौन से स्टेडियम में क्या क्या कार्य हुए हैं। और मैं अगर आपको बता दूं कि यहाँ पर 40 नर्सरी, जिले की बात करूं 40 नर्सरियां हैं और तकरीबन 36 कोच जो सरकारी हैं और नर्सरियों के कोच अलग हैं। पहले खेल परिसर और मिलाकर 12 हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम्स हैं और 20 जो हैं वो रूरल स्टेडियम्स हैं। और रही बात इसमें 5 जो नर्सरियां हैं उसमें एथलेटिक्स की है, वॉलीबॉल की है, कबड्डी की है। यहाँ पर कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स सबसे ज़्यादा आदमपुर में खेली जाती है। सर, खुड्डण गांव को आप जानते होंगे बजरंग पुनिया का गांव है और ओलंपिक में जब हम कहाँ पर हैं अभी? हम कहाँ पर हैं अभी? अरे हम कहाँ पर हैं अभी भाई? कहाँ पर हैं आप? कहाँ पर हैं बताइए। 2506 के दस्तावेज फर्जी पाए गए और 2000 कौन से जो खेल कोटे से जो डी ग्रुप में और अदर जो, देखिए ये सारी चीजें विजिलेंस की, मैं आते ही, जब मैं आया हूँ आते ही आप मेरी पुरानी कोई भी पत्रकारों के साथ जो प्रेस वार्ता की है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने आते ही कहा था इसको इंक्वायरी कराएंगे और विजिलेंस इंक्वायरी मार्क हो चुकी है इसको और शुरू भी हो गई है, वो इंक्वायरी शुरू भी हो गई है। राहुल जी, एक बड़ा इश्यू है इस इलाके में, यहाँ पे जो नशा जिसको चिट्टा हम कहते हैं, इस इलाके को और आगे से थोड़ा सा कवर करेंगे, फतेहाबाद और सिरसा के अंदर चले जाएंगे तो जो राजस्थान का बॉर्डर है वहाँ पे बहुत सारा चिट्टा या नशा वो सप्लाई होता है। और ये जो इलाका है, जो स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं उनके अंदर भी ये चीज आ रही है और नशे के तरफ वो लोग जा रहे हैं। आपके देखिए स्पोर्ट्समैन का तो मुझे पता नहीं है, अभी स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ आ रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे शाम को खेलते हैं, वो चिट्टा भी करते हैं, तो आप उसको ये नहीं कह सकते स्पोर्ट्समैन वो नहीं है। जो स्टेडियम में जाता है शाम को खेलता है वो स्पोर्ट्समैन नहीं, हम उसको मान सकते हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे कोई ठोस कदम उठाए गए हैं कि ड्रग्स की जो है एंट्री स्पोर्ट्स के अंदर ना हो? देखिए एक वाडा होता है, एक नाडा होता है। अगर आपको जानकारी नहीं, मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा के तहत मैं
सारी जो पीछे हमारी खेलो इंडिया के दौरान भी और उससे पहले भी हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के साथ भी इस चर्चा में हुई थी कि हमारे हरियाणा में रेगुलर इस चीज़ की टेस्टिंग होनी चाहिए और उसकी हो भी रही है। रिसेंटली एक रोहतक के अंदर, इवन भिवानी के अंदर, सिरसा के अंदर, पंचकुला के अंदर, सोनीपत के अंदर, कई ऐसे ज़िलों के अंदर, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, ऐसे कई ज़िलों के अंदर वो क्या करते हैं, वो रैंडमली आते हैं और खिलाड़ियों की टेस्टिंग करते हैं। उससे पता चलता है कि खिलाड़ी वाकई में गेम के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले रहा जिससे कि वो जो नशीली पदार्थ या कुछ ऐसा पदार्थ, तो ऐसे टेस्ट कर रहे हैं जिससे खिलाड़ियों के अंदर ये भी डर रहता है कि हम अगर